गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो जी, वापस आते हैं हमारे प्यारे से सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो भाई उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया। चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। उसमें दो टॉपिक्स हमने जो है लास्ट क्लास में कंप्लीट करे। पहला टॉपिक क्या था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर करें तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो क्या हो जाए? इकोनॉमिकल हो जाए, मिनिमम जो है हो जाए। और क्योंकि मिनिमम कॉस्ट की बात आई तो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम वाला हमने कंसेप्ट जो है यूज़ किया और वहाँ से एक फॉर्मूला जो है हमने बनाया। फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन में C। इसमें A क्या है? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, भाई कितना खरीदना है, दैट इज ए। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी मेरा क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है मेरा आ जाता है। तो उससे हमने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? मिनिमम जो है हो जाएगी। और ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा है? जहां पर मेरी जो परचेज प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है। पर अगर परचेज प्राइस भी अगर चेंज होता है डिपेंड अपॉन द आपका क्वांटिटी, अगर ज़्यादा सामान लोगे तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तब मुझे क्या करना है? हर लेवल पर EOQ निकालना है और फिर पूरे टेबल में जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो गई वो मेरा EOQ जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? और उसके बाद फिर लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक शुरू करा था, वेरियस स्टॉक लेवल। इसकी बहुत ज़रूरत है, जिसमें पहला टॉपिक क्या था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कौन सा लेवल है? एक ऐसा लेवल जहां पर मुझे ऑर्डर जो है करना चाहिए, जिस समय ऑर्डर करूं कि भाई मेरा कहीं पर भी स्टॉप ना हो, प्रोडक्शन मेरी चलती रहे पर मैं मिनिमम कॉस्ट पर जो है चलूं, मैं ज़्यादा इन्वेंट्री ब्लॉक जो है नहीं करूं। तो भी उन्होंने कहा भाई आपको उस लेवल पर ऑर्डर करना चाहिए जहां पर आपकी नॉर्मल ज़रूरतें और कभी कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस आ जाए, दोनों को माइंड में लेकर जो है चले। तो दो अप्रोचेज आई। कुछ लोगों ने कहा कि भी क्या करते हैं, भी नॉर्मल तो सबको पता ही है, तो नॉर्मल के हिसाब से क्या करो? एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज लीड टाइम। ये नॉर्मल यूज के हिसाब से आपका रीऑर्डर लेवल आया। प्लस एबनॉर्मल कभी कभार होता है, तो अपने एक्सपीरियंस से एक मिनिमम लेवल, एक सेफ्टी स्टॉक जो है आप बना लो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बना लो। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो एक रीऑर्डर लेवल जो है आ जाएगा। पर इसमें क्या है? हल्का सा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि एबनॉर्मल कितना हो सकता है? भी हमने एक एवरेज लिया है, हमने अपना एक्सपीरियंस जो है लिया, थोड़ा सा रिस्क लेकर जो है चलते हैं। पर अगर आप ऐसी एंटरप्राइज, आप ऐसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं कि सर क्वालिटी किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, मेरा कोई भी कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए, कि अगर इतना आपको है तो ठीक है, फिर बिल्कुल एक्सट्रीम जो है चले जाओ कि मैक्सिमम यूसेज, अगर कितने कस्टमर एक बारी में आ सकते हैं, एकदम से डिमांड बढ़ गई तो मैक्सिमम यूसेज आपकी कितनी होगी, और आप जो सामान खरीद रहे हो उसमें कितना डिले हो सकता है, मैक्सिमम लीड टाइम। तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करें तो वो रीऑर्डर लेवल करोगे तो फिर तो कभी भी आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी। पर इसमें स्टोरी क्या है? आप बहुत एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहे हो, कैपिटल ब्लॉक कर रहे हो, इंटरेस्ट अपना लूज जो है करोगे। तो इसलिए आपको दोनों चीजें बताई। अब आप खुद जब बिजनेस करें तो आप डिसाइड करना, और कल को आपका क्लाइंट की क्या सोच है उसके हिसाब से आप जो है डिसाइड कर सकते। फिर सेकेंड फॉर्मूला हमारा कौन सा है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब इसकी सोच क्या है कि मुझे प्रीमाइसेस, अपना गोडाउन, अपना कंटेनर कितना बड़ा मेरे को लेना है। पर बात वही है कि भाई मिनिमम कैपिटल में इन्वेस्ट करूं मेरा इतना ही हो कि भाई मेरा कभी भी स्टॉक जो है ऐसा ना हो कि स्टॉक आ गया रखने की जगह नहीं, और साथ ही साथ ये भी ना हो कि स्टॉक इतना, मतलब स्टॉक में रख लिया, पेपर माइस इतना बड़ा है, खाली पड़ा है, अननेसेसरी मैं इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ, अननेसेसरी मैं रेंट जो है पे कर रहा हूँ। तो भाई उसकी क्या स्टोरी है? आप ऑर्डर कब करते हो? रीऑर्डर लेवल पर। कितना ऑर्डर करते हो? रीऑर्डर क्वांटिटी। तो आइडली इतना तो आपको होना चाहिए, पर जब ये सामान आता है उस समय मिनिमम कितना कम हो रहा है, तो भी जितना कम हो रहा है उतना माइनस जो है आप कर कर चलो। तो आपने कहा मिनिमम कितना होता है आप ही को पता है, तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी पर जब सामान आएगा ये कितना कम होता जाएगा उतना लेस जो है कर देना, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम।
ठीक है, दो मेरे मेन फॉर्मूले हैं। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला मेरा कौन सा है, मिनिमम स्टॉक लेवल। वो तो भाई ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हमने यूज किया। वो क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, एवरेज स्टॉक लेवल। वो क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। और एक लास्ट आया डेंजर लेवल। डेंजर लेवल कौन सा है हमने कहा इमरजेंसी लीड टाइम। आप डेंजर जोन में आ गए कि अब तो फटाफट अपना सामान खरीदो, चाहे आपको डिस्काउंट मिले चाहे ना मिले, चाहे सामान महंगा मिले, नहीं तो अब आपके जो प्रोडक्शन रुक सकती है। ये वो लेवल है इमरजेंसी लीड टाइम पर आप आ गए हो कि भाई मिनिमम आप फटाफट अगर आप कोशिश करें तो कितनी जल्दी सामान ला सकते हो, दैट इज इमरजेंसी लीड टाइम। पर मल्टीप्लाई किससे किया, एवरेज यूसेज से। एवरेज से क्यों किया, अगर आप मिनिमम से मल्टीप्लाई करोगे फिर तो आप फंस गए, फिर डेंजर नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। क्यों, अब आपकी तो प्रोडक्शन रुकनी 100% कंफर्म है। इसलिए अभी भी थोड़ा सा मार्जिन रिजर्व में, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। आप आओगे तो मिनिमम पर एवरेज पर ही डेंजर लेवल जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी भी पैनिक मत करो, पर हाँ आप डेंजर लेवल पर आ गए हो, फटाफट सामान जो है आप खरीद लें। कंफर्टेबल है, तो लो जी इसी के 2-3 सवाल और जो है कर लेते। तो भी आज इसी की प्रैक्टिस जो है अपन को करनी है। तो भाई कल हमने एक सवाल किया था, इसी को आगे बढ़ाते एग्जाम्पल नंबर 2। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहे हैं कंप्यूट ईओक्यू। जितना पढ़ाया सबकी आज प्रैक्टिस कर लेंगे। EOQ भी निकालें एंड वेरियस स्टॉक लेवल्स, और साथ ही साथ सारे स्टॉक लेवल भी जो है आप निकाल लीजिए। और आपको क्या क्या गिवन होगा, पहला तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, ये आपको दे दिया है 7500 kg। या तो डायरेक्टली गिवन होगा या हो सकता है एनुअल डिमांड गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, आप वो सब निकाल सकते हैं। फिर आपको कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको दे दिया ₹60 पर ऑर्डर। या तो आपको ये डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग दे देंगे, हैंडलिंग कॉस्ट अलग दे देंगे, सबको ऐड जो है करते चले जाना। फिर आपको कह रहे हैं स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ये आपको दे रहे हैं 1.875 पर केजी, और अब साथ में दे रहे हैं पर मंथ। अब आपको दे रहे हैं पर मंथ, तो भाई अब क्या करना है, पर एनम में लेकर आ जाना। मतलब इतना सही है, अगर आपको एनुअल डिमांड के मंथली डिमांड गिवन हो, क्वार्टरली गिवन हो, बस एनम में लेकर जो है आ जाना। तो भाई स्टोरेज कॉस्ट पर मंथ गिवन है, पर एनम 12 से मल्टीप्लाई जो है कर देना। फिर साथ ही साथ आपको दे रहे हैं रेट ऑफ कंजम्पशन, कह रहे हैं मैक्सिमम यूसेज कितनी है, कह रहे हैं 25 kg पर डे। तो मैक्सिमम 25 kg पर डे। आपको दे रहे हैं एवरेज यूसेज 20 kg पर डे। अब आपको मैक्सिमम दे दिया, एवरेज दे दिया, मिनिमम नहीं दिया, क्या निकाल सकते हो, मिनिमम निकल जाएगा। तो भाई एवरेज क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम गिवन है, एवरेज गिवन है, मिनिमम जो है निकाल लेना। ऐसे ही आपको लीड टाइम दे रहे हैं। लीड टाइम का मतलब रीऑर्डर पीरियड, डिलीवरी टाइम आपको मिनिमम दे रहे हैं 3 days, मिनिमम आपको दे रहे हैं 3 days, मैक्सिमम आपको दे रहे हैं 9 days। अब आपको एवरेज नहीं दे रहे, खुद निकाल लोगे, ठीक है जी। और साथ में इमरजेंसी लीड टाइम दे रहे हैं 1 day। इमरजेंसी लीड टाइम आपको दे रहे हैं 1 day। लो जी, छोटा सा सवाल, क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। चलो, तो भाई कोई भी स्टूडेंट अगर कॉन्फिडेंट हो, स्टेज पर सॉल्व करना चाहे, आ जाओ।
तो वही बाकी सब भी सॉल्व करते जाएं और देखते हैं क्या ये अच्छे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। चलो जी, चेक करें पेपर के सवाल। तो आपसे पहले कह रहे हैं EOQ निकालना। तो भाई 2 into में ए आपको गिवन है 7500, ओ गिवन है 60। थोड़ा सा कम प्रेस करो, वो लाइट हो जाएगा। 1.875 into में 12। तो भाई ये निकाला है 200 यूनिट। सही है गलत है? सही आ गया। 2 नंबर 3 नंबर इसके जो है हो जाएंगे, इसको अंडर रूट भी कर देना। तो भाई EOQ आपने निकाला 200 यूनिट, 2-3 नंबर इसके जो है पक्के। अब निकालना है रीऑर्डर लेवल। इरेजर, हाँ जी। नहीं, एवरेज यूसेज, एवरेज लीड टाइम, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे को मिनिमम स्टॉक गिवन नहीं है। पेन से टच स्क्रीन नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा पुराना है। तो मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। तो भाई अगर आपको मिनिमम स्टॉक गिवन हो तो फर्स्ट फॉर्मूला, नहीं तो सेकंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूसेज आपको गिवन है 25 kg, मैक्सिमम लीड टाइम गिवन है 9 days। तो भाई ये कितना आ गया? 225 यूनिट्स। ठीक है जी, एक नंबर और पक्का हो गया। रीऑर्डर लेवल आपका आया। फिर आगे बढ़े, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्रेमाइसिस कितना बड़ा होना चाहिए? तो भाई रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और यहां पर क्या होगा? माइनस। और हमने कहा जब तक ये सामान आएगा तब तक मिनिमम कितना हमने यूज करा। तो मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम लीड टाइम। पेपर में फॉर्मूला भी लिखना और फिर वैल्यूज लिख देना। 225 रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी हमने निकाला 200, मिनिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज कितना आ रहा है? हाँ जी 15। आपको एवरेज गिवन था, मैक्सिमम गिवन था, उससे मिनिमम जो है निकाल सकते हो। मिनिमम लीड टाइम आपको गिवन है तो भाई ये आंसर दे रहे हैं 380। हाँ जी 380, और साथ में ना यूनिट्स जरूर लिखना। 380 यूनिट है, 380 केजी है। केजी बस ध्यान रखना, यहाँ पे केजी आना बहुत जरूरी है। ऊपर 225 केजी, नीचे 380 केजी। एक नंबर और पक्का हुआ। फिर एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। पर आपने क्या मिनिमम निकाल लिया है? मिनिमम आपने निकाला नहीं है। हाँ गड़बड़ हो गई। पहले मिनिमम निकालना जरूरी है। हाँ जी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैक्सिमम निकाला, पहले मिनिमम निकालना भी जरूरी है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस क्या होगा? एवरेज यूसेज, एवरेज लीड टाइम। नॉर्मली मेरा कैपिटल इतना ब्लॉक रहता ही रहता है। तो भी रीऑर्डर लेवल 225, एवरेज यूसेज गिवन है 20, एवरेज लीड टाइम मुझे निकालना होगा 3 + 9 डिवाइडेड बाय 2। वो कितना आया? 6।
तो भाई ये कितना आ गया 105, और इन्होंने गड़बड़ वही करी, मिनिमम नहीं निकाला था, उसका जीरो हुआ और उससे एवरेज भी उनका जीरो जो है हो गया। मतलब सी इंटर आसान है, बस आपका ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बस आपको ले डूबता है। अब एवरेज निकालोगे मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो मिनिमम है 105, मैक्सिमम आप कह रहे हैं 380 डिवाइडेड बाय 2, तो भाई 242.5 पूरा करना, इसको राउंड ऑफ मत करना, वैसे 242.5 500 ग्राम होता है, तो भाई 242.5 एवरेज हम इतना ही जो है रखेंगे। ठीक है जी। और मेरा लास्ट डेंजर लेवल पेपर में 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, पर नॉर्मली मान के चलता हूँ 5 नंबर का तो आता ही आता है। डेंजर लेवल इमरजेंसी लीड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज यूसेज से, तो भाई इमरजेंसी लीड टाइम 1 दिन लगता है सामान आने में, और तब तक एवरेज कंजम्पशन हमारी कितनी है 20, तो 20 kg जो है आ जाएगा। सही है इनका? चलो जी, जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए, तालियां जोरदार जो है होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बिना सॉल्व करे सीधा स्टेज पर जो है आ गए हैं, तो भाई कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं अच्छे से जो है कर पाऊंगा, कंफर्टेबल है। तो भाई इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, लो जी, किसी को कोई भी हल्का फुल्का डाउट हो, सारे अच्छे से कर सकते हो। चलो एक सवाल और आपके लिए, और जो कॉन्फिडेंट हो स्टेज पर जो है आ जाना। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं कंप्यूट EOQ एंड वेरियस स्टॉक लेवल्स। हर अटेम्प्ट में 5 नंबर तो मानकर चलो ये सवाल आना ही आना है। तो भाई आपको दे रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको दे रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट 4800 रुपीज, फिर आपको दे रहे हैं कैरिंग कॉस्ट, ये आपको दिया 5% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ये लिखा हो ना लिखा हो, 5 जैसी परसेंट आया किसका होता है, परचेज प्राइस का। उसके बाद अब तंग करने के लिए आपको दे रहे हैं, कह रहे हैं परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कह रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह रहे ₹10 पर यूनिट। उसके बाद फिर आगे आपको कह रहे हैं सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कहो या मिनिमम स्टॉक, ये आपको कह रहे हैं 3 days कंजम्पशन। तो हमारी जो 3 दिन की कंजम्पशन है उतना हम रिजर्व लेकर जो है चलते हैं। तो भाई 3 days कंजम्पशन कुछ आपको ऐसा दे रहे हैं, फिर आपको कह रहे हैं री ऑर्डर पीरियड, लीड टाइम कहो, डिलीवरी टाइम कहो, री ऑर्डर पीरियड कहो, वो आपको कह रहे हैं 10 days। पर ये नहीं बता रही है मिनिमम है मैक्सिमम है कि एवरेज है, बस री ऑर्डर पीरियड जो है दे दिया है। फिर कह रहे हैं द कंपनी ऑपरेट्स 300 days इन अ ईयर।
और कह रहे कंपनी पूरे साल 300 दिन काम करती है, भाई आपके संडे ऑफ होता है, कुछ और ऑफ हो, तो भाई 65 दिन ऑफ है तो 300 दिन का ही काम होता है। तो भाई 365 में 65 आपके ऑफ है, जैसे 52 संडेज आ गए, 2 अक्टूबर आ गया, 26 जनवरी आ गया, तो भाई 300 दिन काम जो है कर रहे हैं। एंड डेली कंजम्पशन इज 400 यूनिट, और हर दिन 400 यूनिट कंज्यूम जो है हम करते। लो जी, सवाल खत्म। तो भाई मैं आपको सारी वैरायटी जो है करवाना चाहता हूं, तो भाई आराम से चेक करें। हमें EOQ निकालना है और सारे स्टॉक लेवल जो है निकालने। हमें EOQ निकालना है और सारे स्टॉक लेवल जो है अपन को निकालने। आराम से क्वेश्चन आप पढ़ें। एक बार क्वेश्चन आप आराम से एनालाइज करें। हाँ जी, EOQ बता रहे हैं 48,000, तो भाई एक आंसर आ रहा है EOQ 48,000। हाँ जी 48,000। कोई स्टेज पर आके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेगा या मैं सॉल्व करूं? अच्छा, ऑनलाइन भी आ रहा है 48,000। तो भाई चेक करें, आपने कहा भी EOQ वो क्या है, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन में C। तो भाई 2 मेरे को तो गिवन है, अब E कैसे निकालोगे? हाँ जी, ये आपको बात समझ आई सर। हमें 300 दिन काम करना है, हर दिन 400 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, तो पूरे साल की कितनी कंजम्पशन हो गई? हाँ जी, कितनी कंजम्पशन हो गई है? 1,20,000। क्या ये बात समझ आती है भी? हर दिन 400 यूनिट कंज्यूम करने और 300 दिन है, तो पूरे साल कितने कंज्यूम करेंगे? 1,20,000। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, यही मेरा क्या बन जाएगा? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। तो भाई 2A और O कितना गिवन है आपको? हाँ जी, O कितना गिवन है? 4800। और C आपको कितना गिवन है? 5% ऑफ किसका? परचेज प्राइस। 5% ऑफ परचेज प्राइस आपको जो है गिवन है। तो भाई ये आप सॉल्व करोगे, कितना बता रहे हो? 48,000 यूनिट्स। ठीक है, मैंने यहां पे लिख देता हूं। A कैसे निकाला? 300 इंटू में 400, ये कितना आ गया? 1,20,000। लो जी, पहले तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ जी, उनको माइक दें। एक डाउट नॉर्मली यहां पर आता है, वो मैं लेना चाहूंगा। सर ट्रांसपोर्टेशन हाँ सर, सब कुछ ठीक है सर, इसका क्या करना है? सर ये जो है ये कई बार तंग जो है हमें करता है। लो जी, तो इस बात को समझिए सर। परचेज प्राइस गिवन है ₹10 पर यूनिट, और कह रहे हैं सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, उसके साथ ये 10 रुपए जो है आ रहा है। तो सर हम इसका क्या करें? कुछ भी नहीं करना। क्या आप कुछ कर सकते हो? क्या आप ट्रांसपोर्टेशन प्राइस कहीं से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या है, आप कभी भी स्विगी से या कहीं से ऑर्डर करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्राइस इंक्लूड होता है कि नहीं होता? इसको आप फ्री होम डिलीवरी भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सप्लायर कह रहे हैं मुझे 10 रुपए दे दो, मैं आपके घर पर सामान डिलीवर कर दूंगा। जैसे अमेजॉन का है, फ्लिपकार्ट का है, स्विगी का है। तो इसका मतलब क्या है भी 10 रुपए मेरे को लगना है, और डिलीवरी क्या है, सप्लायर खुद जो है करेगा। तो मेरे को तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से मेरे को जो है नहीं आ रहा, मेरे को तो 10 रुपए देने हैं और फ्री होम डिलीवरी जो है हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां पे कहीं गिवन होता,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मैं सोचता, पर यहाँ पे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं कहीं से निकाल नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी लॉजिकल असम्पशन लूंगा कि भाई इसका मतलब क्या है, सप्लायर ये कॉस्ट बियर कर रहा है और मुझे 10 रुपीज पर यूनिट जो है दे रहा है। जितनी भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें नॉर्मली वो डिलीवरी चार्जेस हमसे अलग से नहीं लेते, वो तो कह रहे हैं सामान खरीदो हम आपको घर पर डिलीवर जो है कर देंगे। सर अगर इसमें हिंट होता निकालने का तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट का हाँ, पार्ट बनता अगर ना? हिंट होता कि भी डिलीवरी चार्जेस अलग से हैं कहीं गिवन होता, फिर तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट में उसको क्या करता, ऐड जो है मेरे को करना जो है पड़ता। मैं कहना उस पेपर में यही है, यहीं पर अगर आप यहां पर अटक गए तो सवाल आगे शुरू जो है नहीं होता। आइडियली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। अगर मैं बियर करूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा, पर यहां पर मैं निकाल सकता नहीं, तो मैं क्या करूं, तो मैं मान के चलता हूं कि भाई इसका मतलब सप्लायर बियर कर रहा होगा, तो मेरी तरफ से ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, मेरी तरफ से 4800 की कॉस्ट आ रही है, तो ये क्या होगा, सप्लायर बियर जो है करेगा, क्योंकि मैं निकाल सकता नहीं, मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो पेपर में ध्यान रखना, लॉजिकली उस समय आपको क्या सोचना है वो आपको देखना पड़ेगा। इस पूरे सवाल में सिर्फ इतना सा एक पॉइंट था जो आपको तंग करता। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी, तो भाई आप सबने ईओक्यू निकाल लिया होगा। अगर ईओक्यू आ गया, अब आगे मेरे को उम्मीद है शायद आप कर लोगे। अब नेक्स्ट बताओ, रीऑर्डर लेवल कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हाँ जी, अब फर्स्ट फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि मेरे को मिनिमम स्टॉक पहले से बता रहे हैं, तो मिनिमम स्टॉक प्लस क्या करना है, एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज लीड टाइम। तो अब मुझे ध्यान से बताओ, मिनिमम स्टॉक वो कैसे निकालोगे? हाँ जी, कह रहे मिनिमम स्टॉक रखना है 3 दिन का कंजम्पशन, और डेली कंजम्पशन कितनी है, 400। सीधी सी बात है, तो आपने कहा 3 दिन की कंजम्पशन, डेली की 400, तो ये मेरा 1200 आ गया। ठीक है, लॉजिकल सा है। उसके बाद फिर एवरेज कंजम्पशन कितनी है, वही 400, और अब एवरेज लीड टाइम कितना हुआ है? हाँ जी, अब गिवन है 10 डेज। अब ये मिनिमम है, मैक्सिमम है कि एवरेज है, तीनों है? ये तीनों है। इसका मतलब क्या है भाई, ये इंडिया की बात नहीं है, ये शायद अमेरिका हो सकता है, जहां पर वो कह रहे हैं सर हमारा बड़ा स्टैंडर्डाइज चल रहा है, यूरोप में स्टैंडर्डाइज चल रहा है सर, 10 दिन, ना तो कम लगने ना ज्यादा लगने, सर 10 दिन में डिलीवरी जो है होगी ही होगी। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है कि सर हमारा बड़ा यूनिफॉर्म है, सर हमारी कंजम्पशन भी कितनी है, 400, यही मेरी मिनिमम भी है, यही मेरी मैक्सिमम, सर हमारा बड़ा सिंपल सा काम है, हम डेली आते हैं 400 यूनिट ही कंज्यूम जो है करते हैं, यही मेरा मिनिमम, यही मेरा मैक्सिमम, यही मेरा एवरेज। और सर हमारा जो डिलीवरी भी है बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है, हम कहते हैं भाई 10 दिन में देना, ना तो पहले भेजना ना बाद में भेजना, 10 दिन में ही सामान जो है आता है। तो भाई ये अगर समझ आया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो बताओ कितना आ रहा है, 5200, और ये यूनिट्स है, केजी है यूनिट्स, तो भाई 5200 यूनिट जो है आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छे से कर पा रहे हो? तो भाई ईओक्यू हमने निकाला, रीऑर्डर लेवल जो है हमने निकाला, उसके बाद फिर मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैंने कहा मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम लीड टाइम। लो जी, तो भाई रीऑर्डर लेवल आपने कितना निकाला, 5200, रीऑर्डर क्वांटिटी हमने कितना निकाला, 48,000, तो भाई 48,000 रीऑर्डर क्वांटिटी, और मिनिमम यूसेज कितना है, 400, यही मेरा मिनिमम, यही मेरा मैक्सिमम, यही मेरा एवरेज, और लीड टाइम कितना है, वही 10। तो बताओ जी कितना आंसर, 49,200 यूनिट। अच्छे से हो जाएगा, कंफर्टेबल चल रहा है? लो जी, ऐसे ही फिर आगे बढ़े, मैक्सिमम के बाद नेक्स्ट मेरा कौन सा है, मिनिमम। मैक्सिमम के बाद मेरा कौन सा है, मिनिमम। मिनिमम फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज लीड टाइम। तो हमने कहा नॉर्मली इतना मेरा कैपिटल ब्लॉक जो है रहता है। रीऑर्डर लेवल हमारा कौन सा है, 5200, और एवरेज यूसेज वही 400
10 दिन के हिसाब से ये कितना आ गया 1200 यूनिट। मतलब 1200 यूनिट का जो पैसा है उतनी मेरी कैपिटल हमेशा ब्लॉक जो है मैं लेकर चलता हूं। पर सेफ्टी है कि कल को इमरजेंसी हो जाए, उसके लिए इतना मैंने रिजर्व जो है हमेशा बना रखा है। और इसके बाद फिर अपन आगे बढ़े। एवरेज, एवरेज मेरा क्या होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ जी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, 25,200। 25,200 यूनिट्स जो है आ जाएगा। यहां तो भी ठीक चल रहा है। लो जी, इसके बाद क्या आप डेंजर निकाल सकते हो? नहीं, यहाँ पे इमरजेंसी लीड टाइम गिवन नहीं, तो फिर डेंजर लेवल मैं यहाँ पे इग्नोर जो है कर दूंगा, क्योंकि इमरजेंसी लीड टाइम गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये बड़ा प्रोसेस सिस्टमेटिक काम चलता है। कहते हैं सर हम कभी डेंजर पर आते नहीं है, हमारा बड़ा फ्लो के साथ काम जो है चलता है। ठीक है जी। लो जी, क्या ये सवाल अच्छे से कर लोगे? ठीक है जी। आज मैं आपको सीधा पेपर के सवाल दिखाने वाला हूं। भाई आज की क्लास के लास्ट में आईसे किस लेवल के सवाल पूछता है वो आज आपको सीधा आईसे का पेपर भी जो है आज दिखाऊंगा। तो भाई यहां तक कंफर्टेबल है? चलो और आगे बढ़ूं। चलो जी, एक सवाल और। अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया तो ये सवाल पूछा जाएगा, और मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है यहां पर आप कई सारे आंसर जो है निकाल देते हो। एक आंसर सही होगा, बाकी सारे आंसर जो है गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये सवाल अच्छे से करना। अगर ये सवाल भी कर लिया तो मेरे को पूरी उम्मीद है आपके 5 नंबर तो पक्के जो है हो गए। तो देखो जी, आपको कह रहे हैं री ऑर्डर क्वांटिटी, ये आपको दिया 5000 kg। रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दे दिया है 5000 kg। आपको दे रहे हैं मैक्सिमम लेवल, एक मैक्सिमम लेवल भी निकाल कर दे दिया है 9000 kg। उसके बाद अब ध्यान से देखना, आपको कह रहे हैं मिनिमम यूसेज पर आर, वो आपको दे रहे हैं 30 kg। मिनिमम यूसेज पर आवर 30 kg। कह रहे हैं एवरेज यूसेज पर आर, एवरेज यूसेज दे रहे हैं 60 kg पर दे रहे हैं पर आर। उसके बाद फिर कह रहे हैं डेली वर्किंग आवर्स, और कह रहे हैं डेली वर्किंग आवर्स कितने हैं? कह रहे हैं 8 आवर्स अ डे। एक दिन में 8 घंटे ऑफिस जो है, फैक्ट्री जो है रन होती है। उसके बाद कह रहे हैं रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, और वो कह रहे हैं रीऑर्डर पीरियड ये है मिनिमम 2 डेज। मिनिमम 2 दिन तो लगते ही लगते हैं, और कह रहे हैं एवरेज 7 डेज हमारे जो है लग जाते। और बस कह रहे हैं अब आप निकाल दें कंप्यूट वेरियस स्टॉक लेवल्स। चलो जी, कंप्यूट वेरियस स्टॉक लेवल्स। तो अभी देखते हैं क्या आप निकाल पाओगे या नहीं। रीऑर्डर लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल गिवन है, मिनिमम लेवल निकालना है, एवरेज लेवल निकालना है, और डेंजर निकाल नहीं सकते। सिर्फ 3 चीजें आपको निकालनी है। तो आप निकालते जाएं और मुझे आंसर जो है बताते जाएं। तो भाई एक निकालना रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल तो गिवन है, तो दूसरा निकालना मिनिमम लेवल। उसके बाद निकाल देना एवरेज लेवल, और डेंजर लेवल आप निकाल नहीं सकते क्योंकि इमरजेंसी लीड टाइम आपको गिवन नहीं है।
तो भाई बोली लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, इनको माइक जो है दे दें। तीनों निकाल लिए? नहीं, एक बार तीनों निकाल के, जब तीनों निकल जाएं तो मुझे आंसर जो है आप बता दीजिएगा। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। ऑनलाइन से भी आंसर आने शुरू हुए। तीनों आंसर मुझे निकाल देना जिसके तीनों आंसर्स आगे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम और एवरेज। तो मेरे को एक साथ चैट बॉक्स में आप तीनों आंसर टाइप करके जो है दे दीजिए। तीनों निकाल ली? लो जी, इनको माइक जो है दे दीजिए। अच्छा, ऑनलाइन से भी आंसर आ रहा है। रीऑर्डर लेवल ऑनलाइन से आया 4480। मिनिमम लेवल ऑनलाइन से आया है 5060। नहीं, ये एवरेज लेवल आया है 5060। 5060 और मिनिमम बता रहे हैं 1120। अच्छा, यही आपका आंसर है। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन भी ये आ रहा है और फेस टू फेस इन्होंने भी यही आंसर जो है दिया है। किसी का और कोई आंसर आ रहा हो तो भाई एक आंसर आ रहा है 4480, 1120, 5060। ऑनलाइन से अच्छा यही आंसर बाकी स्टूडेंट भी दे रहे हैं 4480, 1120, 5060। हाँ जी, किसी का और कोई आंसर आ रहा हो? हाँ जी, सबका ये आंसर आ रहा है या किसी का कोई और आंसर आ रहा है? हाँ जी, लॉक कर दिया जाए। हाँ, दूसरा आंसर उनको माइक जो है दें। हाँ, 3-4 आंसर्स नॉर्मली आते हैं, बताएं जी। सर रीऑर्डर लेवल 8640। ठीक है जी। सर अभी बाकी निकाल। अच्छा, बाकी निकाल रहे हो? नहीं, मिनिमम कह रहे हो इसी का? अच्छा, इसी का 52807140। हाँ, मेरे को वही वेट कर रहा था। मेरे का आंसर तो और भी आते हैं, हो सकता है इसमें से आंसर हो सकता है दोनों गलत हो। एक आंसर और मैं वेट कर रहा हूं।
ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन से भी आ गया 864052807140, ठीक है। ऑनलाइन से भी ये 2 आंसर्स आ गए हैं। एक आंसर की और वेट कर रहा हूं, हो सकता है इसमें से एक आंसर सही हो सकता है दोनों गलत हो, तीसरा आंसर जिसके मैं वेट कर रहा हूं वो सही हो। हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहे? रीऑर्डर लेवल ऑनलाइन से हिमांशु तीनों आंसर मेरे को दें, उन्होंने रीऑर्डर लेवल दिया है, मेरे को तीनों आंसर्स दें। ऑनलाइन से एक आंसर आया रीऑर्डर लेवल 1080, पर मेरे को तीनों आंसर्स आप दें। हाँ जी, आराम से चेक कर लें। अगर आपका आंसर सही तो 5 नंबर पूरे हैं, नहीं तो 0 जो है हो जाएगा। अच्छा, एक आंसर और जो है आ रहा है ऑनलाइन से 3600, 240 और 4620। हाँ जी, आराम से चेक कर लें। हो सकता है आंसर इसमें आ गई हो सकता है मैं अभी भी आंसर की वेट कर रहा हूं, हो सकता है इसमें से आंसर एक सही हो सकता है सारे गलत हो और आपने जो निकाला है वो शायद सही हो। हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहे? हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहे? चलो जी, करें शुरू। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? सबने सॉल्व कर लिया? सबने सॉल्व कर लिया? चलो तो एक बार पूछ लेता हूं, कितने पहले आंसर के साथ हैं? कई सारे हाथ खड़े हैं, ऑनलाइन भी है। कितने सेकंड आंसर के साथ हैं? इसमें भी बहुत सारे हाथ, मतलब सेकंड में ज्यादा हाथ खड़े हैं, ठीक है। थर्ड आंसर तो इनकम्प्लीट आया। उसके बाद कितने फोर्थ आंसर के साथ हैं? अच्छा, फेस टू फेस में कोई नहीं, ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने ये आंसर जो है दिया है। तो भाई मतलब फर्स्ट और सेकंड में भाई मोस्टली सारे बच्चे जो है आ रहे हैं, और फेस टू फेस में सेकंड ऑप्शन पे ज़्यादा है, और ऑनलाइन का मैं शायद कह नहीं पाऊंगा, पर ठीक है, ये 2 आंसर्स आपके जो है आ रहे हैं। चलो जी, करें खेल शुरू। तो भाई इसको तो इग्नोर कर देते हैं, और इसमें एक स्टूडेंट वो सिर्फ ऑनलाइन है, हो सकता है इसका आंसर सही हो। अब देखते हैं किसका सही है। तो एक स्टूडेंट यहाँ पर है, और एक बार फिर से पूछ लेता हूं, फर्स्ट के साथ कितने बच्चे हैं? कुछ हाथ इसमें हैं, और सेकंड के साथ कितने हैं? अच्छा, मेजॉरिटी मतलब अगर बात करूं तो 80 to 90% सेकंड के साथ है, 20% फर्स्ट के साथ है, और एक बच्चा हमारा फोर्थ के साथ है। ठीक है जी, तो एक बच्चा हमारा फोर्थ के साथ है। अब देखते हैं किसी का सही है या सबका गलत है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसी का भी सही है या सबका गलत है। तो भाई अगर पहला सही हुआ तो बाकी सारा सही होगा, सारी स्टोरी वही है। अगर पहला सही हुआ, अगर रीऑर्डर लेवल आपने सही निकाला, तो मिनिमम मैक्सिमम आपका मिनिमम वहीं से फॉर्मूला बनेगा, एवरेज वहीं से जो है आएगा। तो भाई ध्यान से मुझे बताओ, रीऑर्डर लेवल कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो भाई पहली बात, जो फर्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास, क्या कहीं पर सेफ्टी स्टॉक गिवन है? सेफ्टी स्टॉक गिवन नहीं, तो पहला फॉर्मूला तो बर्बाद हो गया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला तो हम यूज कर नहीं सकते, क्यों? मेरे पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है। तो आपने कहा सर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल क्या होता है? आपने कहा सर मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज आपको, और ध्यान से देखना, मैक्सिमम यूसेज अब मुझे आवर्स में चाहिए, डेज में चाहिए? ये आवर्स में है और ये डेज में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आवर में है, 60 पर आवर है, और मैंने कहा ये 8 घंटे, तो मैक्सिमम यूसेज पर डे कितना हो गया? हाँ जी, वो कितना आ गया? 480। तो आपने कहा 480 पर डे है। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा सॉरी, आपका ये तो पर क्या हुआ? अच्छा सॉरी, ये एवरेज है, तो यहां से आपने मैक्सिमम निकाला। मैक्सिमम कितना आ रहा है? 90।
तो 90 केजी पर आवर ये मेरा क्या हो गया मैक्सिमम। तो 90 और ये मेरा 8 आपका आया तो कितना हो गया 720। तो आपने कहा सर यहाँ पर ये मेरा कितना आ गया 720 जो है मेरा आ रहा है। तो आपने कहा सर 720 पर डे हुआ और मैक्सिमम लीड टाइम क्या आपको गिवन ने। अच्छा मैक्सिमम यहां से मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, ये कितना बता रहे हो 12। तो आपने कहा भाई 12 डेज मेरा जो है आ रहा है। तो मिनिमम गिवन है, एवरेज गिवन है, तो मैक्सिमम कितना आ गया 12 जो है आ गया है। तो भाई यहां पर मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो ये कितना आ रहा है। अच्छा आपने कहा सर 8640 जो है आपने निकाला। तो भाई 80% लोगों ने 8640 जो है आपने निकाला। ठीक है जी, पर इस बात को समझें, अगर ये सही है तो उसके बाद अगर हम मैक्सिमम निकालें, अगर मैक्सिमम लेवल निकालें वो मेरा क्या होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मेरा क्या होता है मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल अगर 8640 है और रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन है कितना 5000, आपको गिवन है कितना 5000 माइनस करो मिनिमम यूसेज। मिनिमम यूसेज कितना होगा आपका 30 इंटू में 8 ये कितना है 240। 240 इंटू में आपका, इसको मैं 240 यहां पे लिख लूं तो मैंने कहा भाई 240 इंटू में मिनिमम डेज कितना है 2। तो ये कितना आ रहा है आपने कहा भी 8640 प्लस 5000 माइनस 480 ये कितना आ रहा है 13160 केजी। तो अगर आपका रीऑर्डर लेवल सही है तो मैक्सिमम ये होना चाहिए था, पर मैक्सिमम तो आपको कह रहे हैं 9000। तो भाई अगर मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल अगर आपने सही निकाला तो मैक्सिमम भी सही होना चाहिए था। मैक्सिमम आपका 9000 कह रहे हैं और आपके हिसाब से मैक्सिमम कितना आ रहा है 13160। इसका मतलब क्योंकि ये गलत है इसका मतलब ये भी गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसका मतलब 80% बच्चों का तो गलत हो गया। ठीक है ना, तो 80% बच्चे तो यहां पे आउट हो गए। तभी तो इतने जोश के साथ बच्चे पेपर देते हैं और कब आउट हो जाते हैं पता भी जो है नहीं चलता। ठीक है जी, तो ये तो सारा गड़बड़ हो गया। अब पहला फॉर्मूला वैसे गड़बड़ हो गया, दूसरा फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। अब रीऑर्डर लेवल कैसे निकालें। हाँ जी, हाँ तो अब बात समझ आई सर। अब ध्यान से समझो सर, अब क्योंकि सर मुझे मैक्सिमम लेवल गिवन है सर, अब ध्यान से देखो सर, क्योंकि मुझे मैक्सिमम गिवन है, अब मैं इस इक्वेशन से मैंने कहा मैक्सिमम लेवल कितना है 9000। सर रीऑर्डर लेवल मुझे नहीं पता, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 5000। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 5000। अभी मैंने मिनिमम निकाला था, मिनिमम कितना था मिनिमम अभी हमने निकाला, ये आपका मिनिमम यूसेज है 240 और आपका इनटू में 2, हाँ 240 ये आपका जो है यहां पर आया, इनटू में 2 ये आया। तो यहां से क्या आप रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हो, कितना आ रहा है 4480। क्या ये बात क्लियर है भाई। अब मेरी भी मजबूरी है, फर्स्ट फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता, सेकंड फॉर्मूला अगर ये यूज करूं उससे मेरा मैक्सिमम लेवल कंसिस्टेंसी जो है नहीं आ रही। तो मैंने अब इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले की मदद से मैंने अपना रीऑर्डर लेवल जो है निकाला। यदि बात क्लियर है तो मेरा रीऑर्डर लेवल वो कितना आया 4480 जो है मेरा आ गया। और इस रीऑर्डर लेवल से मैक्सिमम लेवल मेरा सही बन जाएगा। और अगर रीऑर्डर लेवल ये मेरा सही आया तो अब आऊंगा मिनिमम लेवल, अब आऊंगा मिनिमम लेवल। अब वो तो फिर सारा काम हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस में क्या है एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज लीड टाइम। तो भाई 4480 माइनस में एवरेज यूसेज, हाँ जी अब तो शायद इजी है भाई, ये 60 kg पर आवर इनटू में 8 ये कितना है 480। तो एवरेज यूसेज कितना है 480। एवरेज लीड टाइम क्या में गिवन है 7। तो भाई ये आपने अच्छे से किया, 480 इंटू में 7 और 4480 ये आपने कितना निकाला 11
1120 kg, ठीक है जी। और उसके बाद अब तो एवरेज भी आ गया, वो कितना है आपका 9000 मैक्सिमम प्लस मिनिमम 1120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 5060 kg। आईसीआई का आइडियली पासिंग परसेंटेज इंटर में कितना है, शायद यही है, वैसे ही बता रहा था, मतलब जीके और कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आईसीआई का यही पासिंग परसेंटेज जो है आता है, हमारा नहीं, आईसीआई का, क्रॉस इंडिया का। क्योंकि ये बस मैं कह रहा, मेरे को आपको सिर्फ क्लास में जगाना है, पेपर इतना ही आसान है, इतना ही मुश्किल है, पर वही बात है जिसने ये निकाला उन सब का क्या हो गया, जीरो जो है हो गया। मार्क्स से नो मार्क्स सच में पॉसिबल, फर्क देखिए आईसीआई के अंदर, ठीक है जी। तो भाई अभी आप क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स जो है लेकर आते थे, कब मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे पता भी जो है नहीं चलता। हाँ, अगर मार्क्स आपको लेकर आने हैं, कंसेप्ट को अच्छे से जो है पकड़ना, जहां फॉर्मूला पकड़ोगे वहां जो है आप गड़बड़ जो है कर जाओगे, ठीक है जी। इजी है, अब पेपर में कर लोगे। हाँ भाई, क्वेश्चन मेरी वही है, जितनी वैरायटी हो सकती है मैं क्लास में ही करा दूंगा, पेपर वाले दिन तो आपको सारा अच्छे से जो है पता जो है होगा। और आगे बढ़े, चलो जी, अब एक नए टॉपिक की तरफ जो है आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक चेक करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। लो जी, एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, जो हम कह रहे हैं टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। मेरे को लगता है फॉर्मूला आप खुद ही जो है बना भी लोगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, इसका मतलब टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। अगर आज आपने ऑर्डर किया, अगला ऑर्डर कितने टाइम के बाद जो है आप करोगे, अगला ऑर्डर कितने टाइम के बाद जो है करोगे। अब आप सोच के बताओ, अगर साल में आप एक ही ऑर्डर करते हो, अगर साल में एक ही ऑर्डर करते हो, आपने आज ऑर्डर किया, अगला ऑर्डर कब करोगे, एक साल के बाद। अगला ऑर्डर कब करोगे, एक साल के बाद। अच्छा, अगर आप साल में 2 ऑर्डर्स करते हो, पूरे साल में 2 ऑर्डर्स करते हो, अगर आज एक ऑर्डर किया, अगला ऑर्डर कब करोगे, 6 महीने के बाद। अगर आप साल में 3 ऑर्डर्स करते हो, आज ऑर्डर कर रहे हो, अगला ऑर्डर कब करोगे, 4 महीने के बाद। कैसे निकाल रहे हो, ये निकाल, बस फॉर्मूला बता दो मुझे। मैंने कहा भाई अब मुझे फॉर्मूला ही बताओ, ये आपने 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, अगर आप साल में 12 ऑर्डर्स करते हो, आज एक ऑर्डर किया, अगला ऑर्डर कब करोगे, 1 महीने के बाद। ये 1 महीना कैसे निकाल रहे हो, हाँ जी, क्या कर रहे हो, 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, फॉर्मूला बन गया। लो जी, तो भाई लिख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। सीए इंटर में बस इतना ही है, फॉर्मूले खुद बना लो ना, तो कभी आप भूलोगे नहीं, और फॉर्मूले रट्टाफाई करोगे तो गड़बड़ जो है हो जाएगा। तो भी आपने कहा भी 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर मंथ्स में निकाल रहे हो 12 डिवाइड करना, अगर डेज में निकालना हो तो 365। तो हम कह रहे हैं अगर आपको मंथ्स में निकालना हो तो 12 मंथ्स कर लेना, अगर वीक्स में निकालना हो 52 वीक्स कर लेना, अगर डेज में निकालना हो 365 डेज जो है कर लेना। और डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स से। डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको कराया वही लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं वो शायद आपको बताता, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। तो भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और मैं आपको दे रहा हूं टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। तो भाई टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, और अगर आपको मंथ्स में निकालना हो या अगर डेज में निकालना हो, दोनों ही मुझे बता देना। तो भाई अगर मंथ्स में निकालना हो या डेज में निकालना हो तो बताओ जी, अगर साल में एक ही ऑर्डर करते हो, अगर साल में एक ही ऑर्डर करते हो, अगला ऑर्डर कितने महीने बाद करोगे, 12। तो आपने कहा 12 डिवाइडेड बाय 1, अगला ऑर्डर कब करोगे, 12 महीने के बाद।
और अगर डेज में निकालना हो तो भाई आज ऑर्डर किया, अगला ऑर्डर कब करोगे? 365 डेज के बाद। अगर साल के 2 ऑर्डर्स हैं तो हमने कहा भाई 12 डिवाइडेड बाय 2, अगला ऑर्डर करेंगे 6 महीने के बाद। और अगर 365 डेज डिवाइडेड बाय 2 करें, अगला ऑर्डर कब करोगे? 180, अब 182.5। तो भाई आइडियली इसमें लोअर पे राउंड ऑफ करते हैं 182 डेज के बाद, क्योंकि 182.5 पे करना चाहिए, पर 183 करोगे तो गड़बड़ है। एक दिन पहले जो है इस पे लोअर पे राउंड ऑफ जो है करते हैं, 182 डेज पर ऑर्डर जो है कर देना। कंफर्टेबल है? ऐसे ही अगर 3 ऑर्डर साल के करें, 3 ऑर्डर साल के करें तो भाई 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 4 महीने के बाद। और यहां पर 365 डिवाइडेड बाय 3 अगर करें तो भाई 121.67 आ रहा होगा। तो भाई 121 डेज जो है कर देना। 121 भी कर सकते हो, 122 भी कर सकते हो। भाई आइडियली आपका ये क्या है? 121.67। तो होता वो ये एक दिन पहले ऑर्डर जो है अपन कर देना चाहिए। ऐसे अगर साल के 4 ऑर्डर्स करें तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 3 मंथ्स हो जाएगा। और अगर मैं 365 डिवाइड बाय 4 करूं, कितना आ रहा है? 91.25 आ रहा होगा। मतलब 91 डेज पर जो है अपन को ऑर्डर जो है कर देना चाहिए। कंफर्टेबल है? क्या ये अच्छे से कर लोगे? ठीक है, तो भाई एक बार अब देख लेते हैं आईसीए का लेवल क्या है। ठीक है, तो भाई एक बार ये भी देख लेते हैं सीए इंटर, जो दुनिया कहती है बहुत मुश्किल है। इस समय दुनिया वो कह रही होगी फाउंडेशन तो आसान था, इंटर पता चलता है मुश्किल है। तो देख लेते हैं इंटर का आखिर क्या लेवल है। तो ऐसे मेरा मन है आपको इंटर का लेवल भी दिखा दूं। तो भाई आपको दिखाता हूं 2022 में साल के 2 अटेम्प्ट, मई और नवंबर। तो आप जस्ट चेक करो मई 2022 का, भाई 2023 चल रहा है तो 2022 के 2 अटेम्प्ट आपको दिखा देता हूं, मई और नवंबर। तो चेक करें मई 2022 का पेपर और चेक करें पहला सवाल 5 नंबर का, 4 पार्ट से, तो 5 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल फर्स्ट पार्ट, और आप चेक करें क्या आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। A limited, a toy company purchases its requirement of raw material from S Limited at 120 per kg। तो ये मेरा क्या है? परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस गिवन है। द कंपनी incurs a handling cost of 400 प्लस फ्रेट 350 पर ऑर्डर। तो भाई ये मेरा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लूं? 400 की 350 या 750? 750। तो मैंने कहा भी हर ऑर्डर पर एक तो हैंडल मतलब लोडिंग अनलोडिंग करने की कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये कितनी आती है? 750 रुपए पर ऑर्डर जो है आ रहा है, ये भी कर लोगे। फिर चेक करें इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट। अब सामान को रखने की कॉस्ट कह रहे हैं ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान से देखो 0.25 पर केजी पर मंथ, ये पर मंथ गिवन है। पर एनम कितना हो जाएगा? 3 रुपए। तो भाई पर एनम कितना हो जाएगा? 3 रुपए। कह रहे हैं इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं ये तो स्टोरेज है और साथ में इन्वेंट्री ब्लॉक करेंगे, उसके 15 रुपए पर केजी पर एनम और जो है लगेगा। तो भाई कैरिंग कॉस्ट कितनी लूं? 3 रुपए 15 या 18? 18। तो आपने कहा लो भाई कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 18 रुपए जो है आ गई। इतनी बात भी क्लियर है? लो जी। फिर कह रहे हैं एनुअल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इज 60,000 यूनिट। टॉयज हम कितने बना रहे हैं? 60,000 एनुअली, 60,000। पर मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, बना मैं क्या रहा हूं? 60,000। और कह रहे हैं एंड 5 यूनिट्स ऑफ टॉयज आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 1 kg से 5 टॉयज बनते हैं, तो 60,000 बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा? 12,000 kg। ये आपको गिवन है ए, ये आपको गिवन है ओ, ये आपको गिवन है सी। ठीक है जी। और 5 नंबर का सवाल
पहला कह रहे कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, निकाल लोगे? ठीक है, निकाल लोगे, निकाल भी ली, शायद 1000 आ रहा होगा, ये हो जाएगा ये CA इंटर। और मैं आपको सीधा पेपर का सवाल दिखा रहा हूं, मैंने तो आपको बहुत मुश्किल सवाल करा दिए। पेपर में तो इतना सवाल आता है, कह रहे हैं EOQ निकालें, आपने कहा 1000, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहे हैं हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर, और अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, अगर 1000 है 12000 की डिमांड, तो भाई कितने ऑर्डर्स होंगे? 12। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या है? हर महीने, भाई 12 डिवाइड बाय 12, हर महीने ये ऑर्डर करना होगा। अच्छा, डेज में निकालना है तो 360 डिवाइड बाय क्या करना है? 12, तो 30 डेज जो है आ जाएगा। हर 30 दिन में ऑर्डर जो है करना, ये भी कर लोगे। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर EOQ। क्या ये हो जाएगा? क्या ये अच्छे से कर लोगे? ये CA इंटर है, और मैंने शायद फाउंडेशन में कहा था, आइडली मुझसे पूछोगे फाउंडेशन मुश्किल था, इंटर आसान है। मैं शायद कहता था उस समय, आप शायद हंस रहे होते थे। फाउंडेशन का पेपर चेक करो और ये इंटर का पेपर चेक करो, ये इंटर का लेवल है, कुछ भी नहीं है। और तभी शायद ऑलमोस्ट सारे बच्चों के एग्जामिशन इस बार भी हाईएस्ट 99, 94, 93, 92, मतलब फाउंडेशन में इतने नंबर नहीं आते जितने इंटर में नंबर जो है आते हैं। क्या ये, मतलब आप खुद सोच के जनरली बताओ, क्या ये शोभा देता है? ICAI ये पूछ रहा है पेपर में, बच्चे कह रहे हाँ। पर आप मतलब खुद सोचो, मेरे को लगता है यार क्या, मतलब हमने कितने ट्रिकी सवाल करे हैं, और ICAI कह रहे बस इतना बच्चा कर ले, इतना बच्चा कर ले, इंटर क्लियर है। मतलब जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझसे अगर पूछोगे CA फाउंडेशन सबसे मुश्किल, मेरे को लगता है इंटर उससे आसान है, CA फाइनल सबसे आसान है। CA फाउंडेशन मुझसे पूछेंगे बहुत मुश्किल था, इंटर उससे आसान है, क्योंकि ये लेवल नहीं है। CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स याद करो, वो लेवल था, मैं कह सकता हूँ लेवल था। ये कॉस्टिंग का तो लेवल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार अगर बच्चों को लगे सर एक अटेम्प्ट में ऐसा हो गया, तो लो दूसरा भी चेक करवा देता हूं। अगला सवाल चेक करें, आपका मई के बाद नवंबर एग्जाम, इसको भी देख लेते हैं। लो जी, अगर आपको लगे सर कभी कभार इजी आ जाता है, तो भाई पिछले साल 2 एग्जाम हुए, मई के बाद नवंबर देख लेते हैं। लो जी, और अगर आपको पता हो, जैसे अब अगर बात करें तो नवंबर एग्जाम, चलो मैं सीधा सवाल पर आता हूँ। वही 5-5 के 4 आपके सवाल हैं, और इसमें आपका नीचे शायद आ रहा है ये रहा C पार्ट। लो जी, C पार्ट चेक करें। 5 नंबर का सवाल कह रहे MM लिमिटेड यूजेस 7500 वॉल्स पर मंथ। बस इतना ही खेल है, कहीं पर एनम देते हैं, कहीं पर मंथ देते हैं, तो 7500 पर मंथ गिवन है, पर एनम निकाल लोगे। फिर कह रहे हैं विच इज परचेज एट अ प्राइस ऑफ 1.5 पर यूनिट, परचेज प्राइस गिवन है। कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, इसका कोई जरूरत नहीं, 20% ऑफ किसका आ गया? 1.5, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑन एनुअल बेसिस, वो हमें गिवन की जरूरत नहीं होती। फिर चेक करो कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड गेटिंग डिलीवरीज 15 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट भी निकल जाएगी। It takes a period of 1.5 months to receive delivery from the date of placing an order. ये क्या गिवन है? रीऑर्डर पीरियड। ये आपको क्या गिवन है? रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी, एवरेज भी। और कह रहे हैं एंड सेफ्टी स्टॉक ऑफ 3200 वॉल्स इज डिजायर्ड। अगर सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो रीऑर्डर लेवल का फर्स्ट फॉर्मूला यूज जो है करना है। और पेपर का सवाल ध्यान से देखो, 5 नंबर का सवाल, पहले कह रहे हैं EOQ निकाल लो, निकल जाएगा 2A। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं 3000, निकाल भी लिया। उसके बाद कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स निकाल दो, तो भाई अगर 3000 आया तो भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल देना और उससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। उसका चेक करो, रीऑर्डर पॉइंट निकालना है, रीऑर्डर पॉइंट सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज एवरेज लीड टाइम निकाल लोगे। ऐसे चेक करो, कह रहे रीऑर्डर क्वांटिटी फिर से निकाल दो इफ
द वैल्यू वॉल्व कॉस्ट 4.5 इंस्टेड ऑफ 1.5। कह रहे हैं 1.5 की जगह अगर यहाँ 4.5 हो जाता, नया ईओक्यू निकाल दो, तो इसमें क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। भाई 20% ऑफ 4.5, क्या नया ईओक्यू निकाल सकते हो? और मेरा बस सवाल इसकी जगह ये है, क्या इंटर इतना मुश्किल होता है? अभी तो मैंने क्लास पढ़ाना शुरू किया, 2-3 लेक्चर्स हैं और आपको लास्ट तक बता रहा हूं, और जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं तो टफेस्ट से शुरू कर रहा हूं। ये टफेस्ट से शुरू कर रहा हूं मैंने। कॉस्टिंग में अभी इजी चैप्टर्स तो बाद में निकालूंगा मैं आपको। ये टफेस्ट है, ये टफेस्ट है। इजी तो कॉस्टिंग में बहुत सारा जो है आना है, और ये 5 नंबर का सवाल, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इंटर में, मतलब मैं तो अपने कॉस्टिंग की बात कर सकता हूं, और सुनने में तो ये आता है, मतलब ये शायद सुनने में आता है कि इंटर में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो सुनने में आता है कॉस्टिंग जो है, कि जैसे फाउंडेशन में सबसे मुश्किल क्या मानते हैं, मैथमेटिक्स या लॉ जो है मानते हैं, ऐसे इंटर में सबसे मुश्किल कॉस्टिंग मानते हैं। अगर इंटर में कॉस्टिंग मुश्किल, अगर ये मुश्किल है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट तो आपके सामने है। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। तो भाई चेक करें, ये आपका इंटर का जो है, ये आपका लेवल जो है आ रहा है। चलो जी, और आगे बढ़ जाए। तो भाई चेक करें, इंटर का लेवल मैंने शायद आपको दिखा दिया, और वही शायद पर्पस क्या था, पर्पस सिर्फ इतना है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। ये दुनिया आपको बहुत डराएगी, बहुत आपको घबरा जाओगे कि पता नहीं क्या होता है। जैसे फाउंडेशन में थे, घबराते घबराते जो है आए, क्या फाउंडेशन पेपर इतना मुश्किल था कि पास नहीं हो सकते? नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं। इंटर तो इफ यू कैन ट्रस्ट मी, इंटर का पेपर तो फाउंडेशन से बहुत ईजी आता है। हाँ जी, उनको माइक दे, इस पर भी डाउट है? हाँ, अब तो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं हो तो शुरुआत करें, हो जाएगा। मतलब एक आइडिया आपका चेक कर दिया, फिर से ओपन नहीं करता। ठीक है, पेपर आपने देख लिया, पेपर में अभी सॉल्व नहीं कर, भी सॉल्व करेंगे। ये सारे असाइनमेंट में सारे क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। अभी तो मेरा टारगेट था सिर्फ आपको दिखाना कि पेपर का लेवल इतना है। क्या पेपर का लेवल मुश्किल है कि आसान है? बेहद 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 आसान है, और मेरा मानना वही है, दोनों ग्रुप देना भी बेहद आसान है, और कोशिश वही करना, दोनों ग्रुप की तैयारी जो है करना। अगर हो जाए अच्छा है, क्योंकि आप रैंक के पास हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये लेवल, अगर आपको मैं दिखा रहा हूं, बस मेहनत थोड़ी सी करनी है। अगर आपने मेहनत करी, क्योंकि बाद में ना ये बच्चों को रिग्रेट रहता है कि सर हमने एक ही ग्रुप करके दे दिया था, सर अगर दोनों ग्रुप देते सर रैंक भी जो है आ जाती। नंबर तो आपके आ जाएंगे, जितने आप चाहें उतना जो है कर सकते। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, पूछे माइक जो है। 5 ऑर्डर होते हैं तो डेज में निकालते फिर हम मंथ्स के साथ? क्या चीज? ऊपर अगर 5 ऑर्डर्स होते, हाँ, दोनों निकाल दो। मैं कह रहा हूं मंथ्स में भी निकाल देना, आप डेज में निकाल देना, बेटर होता है। आप डेज में हमेशा निकालना, ठीक है। अगर मुझसे पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, आइडियली हमेशा डेज में निकालना। क्यों? क्योंकि मंथ्स में जो है ना, अगर आप 12 डिवाइडेड बाय, अगर बात करें, देखो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है। इसके बाद जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अगर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये थोड़ा अजीब सा आता है। इसलिए मैं नॉर्मली डेज में निकालता हूं, डेज के अंदर थोड़ा सा बेटर जो है मानकर चलते, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स की बात करें, कोशिश करना डेज में ही जो है आप निकाल कर चलना, ठीक है। और आगे बढ़े, चलो। तो भाई अब बच्चों ने कहा सर सवाल तो इतना आसान था, तो बच्चे आखिर फेल क्यों होते? एक माइंड में जो है ये भी आता होगा कि सर जब पेपर इतना आसान है, तो सर फिर बच्चे इंटर में फेल क्यों होते हैं? बस एक जो फाउंडेशन में कहा था, वो इंटर में सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत आसान है, बस आपका टारगेट क्या है? सिलेबस को पकड़ लेना, क्योंकि सिलेबस बहुत 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 ज्यादा है। अगर सिलेबस आपने पकड़ लिया, मतलब पेपर मुश्किल नहीं आता, पर हाँ सिलेबस को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो आपके लिए जो है रहता है। जैसे अगर बात करें तो आइडियली पेपर में मैंने अभी जितना पढ़ाया ये पेपर में आता है, पर श्योरिटी नहीं है। अब मटेरियल चैप्टर की बात करें तो मटेरियल चैप्टर में अभी मेरे को 3, 4, 5 क्लासेस और लगेंगी, बहुत सारे टॉपिक जो है पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था, पर जरूरी नहीं है होने को, कुछ और टॉपिक भी जो है आ जाते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो मॉडल चैप्टर के अब और बहुत सारे टॉपिक जो है कवर करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था, पर कई बार ऐसा हुआ ये दोनों ही नहीं आया, तीसरा टॉपिक जो है पूछ लिया, जो अब शुरू जो है करते हैं। तो अगले टॉपिक पर आए। टॉपिक है ABC, VED एंड FSN एनालिसिस। तो भाई
ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, FSN एनालिसिस। अब ये पेपर में रेगुलर तो नहीं आता, 3-4 अटेम्प्ट के बाद एक बार जो है आ जाता है, ठीक है। अब सुनिए, आप आज से अगले 3-4 क्लासेस जितने टॉपिक करा रहा हूं ये आते तो हैं पर ये रेगुलर नहीं है। और वही वाली बात है, ऐसे इस चक्कर में भी 3-4 अटेम्प्ट के बाद वो एक बार EOQ रीऑर्डर नहीं पूछता, एक सवाल ये जो है वो पूछ लेता है। देखो पिछले 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछा, अब आपके अटेम्प्ट में आएगा कि नहीं आएगा, तो होती स्टोरी वही है। इसलिए सिलेबस मेरे को सारा करना है, पर ये बात क्लियर है कोई भी सवाल आएगा बहुत इजी, ट्रिकी सवाल नहीं पूछते। बस ये है कि सिलेबस वो इतना ज्यादा है और अगर आप साथ साथ इसको मैनेज करते गए तो सी आसान है, और अगर आपने डेली बेसिस पर मैनेज नहीं करा तो गड़बड़ जो है हो जाती। तो लो जी, पहला चेक करें ABC VED FSN एनालिसिस। फिर से कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट नहीं, पर हाँ अगर आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, ये एनालिसिस भी बड़े काम के जो है आते। तो भाई लिखो, कह रहे हैं सिंस द कंपनी डील्स विद वैरायटी ऑफ मटीरियल, since the company deals with variety of material, ये एनालिसिस फिर से रियल लाइफ में बहुत जरूरी। अब आप खुद सोचिए, हमने EOQ हमने बनाना सीख लिया, हमने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल सब कुछ हमने सीख लिया, पर अब स्टोरी ये है, अब आप सोच के बताएं, आपकी कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सोचें, आप इस समय सोच रहे हैं, आप बड़े होके आपने कहा भी मुझे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है मुझे बनानी है। आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या आप कोई बिजनेस जो है शुरू करते हैं। अब आप सोच के बताएं, अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप बना रहे हैं तो सोचिए कार में रॉ मटेरियल क्या क्या लगता होगा। एक गाड़ी में रॉ मटेरियल क्या क्या लगता होगा भाई? पहले तो मेटल लग रहा होगा, प्लास्टिक लग रहा है, ग्लास लग रहा है, कवर मटेरियल लग रहा है, फिर आपके टायर्स लग रहे हैं, ये सब लग रहे हैं, सीट आपकी लग रही है, सीट में भी कॉटन लग रहा है, फॉर्म आपकी लग रही है, ग्लास आपका लग रहा है, स्टीयरिंग के ऊपर आपका लग रहा है। फिर आप बात करें पूरा इंजन बन रहा है, इंजन में नट एंड बोल्ट्स बहुत सारे लग रहे होंगे। इतना सारा आप सोचे, थाउजेंड्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है लग रहा है, थाउजेंड्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है। और नट बोल्ट की बात भी करें, जो पेच होता है, छोटा पेच, बड़ा पेच, और बड़ा पेच जो है भी गाड़ी के टायर पे थोड़े बड़े पेच होते हैं, अंदर छोटे पेच हैं, तो अलग अलग पेच की जो पेच की भी वैरायटी है, 100-150 अलग अलग पेच जो है वो शायद लग रहे होंगे। नट एंड बोल्ट्स की वैरायटी पूरी जो है वो शायद जो है आ गई। अगर आप गाड़ी का इंजन खोलेंगे तो बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है लग रहा है। ये बात समझ आती है। अब स्टोरी ये है, क्या मुझे सबका EOQ बनाना चाहिए? छोटा पेज, बड़ा पेज, कितनी क्वांटिटी परचेज करूं कि मेरी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है कम हो जाए? क्या मेरे को हर वैरायटी, हर रॉ मटेरियल का EOQ बनाऊं, हर रॉ मटेरियल का रीऑर्डर लेवल बनाऊं, हर रॉ मटेरियल का मैं मैक्सिमम लेवल बनाऊं? किसका कंटेनर कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा जो है चाहिए? क्या कहते हो, क्या सबका बनाना चाहिए? आप खुद सोच रहे हैं, आपके घर पे किचन की बात करें, आपके घर पे किचन है, किचन में भी रॉ मटेरियल की बात करें तो घर में किचन में क्या क्या होगा? आटा भी है, दाल भी है, चावल भी है, दाल की बहुत सारी वैरायटी है, राजमा भी है, छोले भी है, नमक भी है, काली मिर्च भी है। तो आप सोच के बताएं, क्या सबका? और आपके फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर है, गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सबका आपकी मम्मा रीऑर्डर लेवल बनाती होगी। रीऑर्डर लेवल बनाओ, EOQ बनाओ। क्या ऐसा होता होगा? हमने कहा प्रैक्टिकली पॉसिबल जो है नहीं है। मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरे को इस समय आपको पढ़ाना है तो मेरे को बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल में ये पेन भी रॉ मटेरियल है, मेरे को इसको यूज करना है। ये मेरा जो पैनल है ये भी रॉ मटेरियल है, मेरे को यूज चाहिए। मेरे को आपको किताबें चाहिए, उसके लिए पेपर परचेज करना है। मेरे को तो कैलकुलेटर का भी स्टॉक रखना होता है। तो मैंने कहा मेरे को तो हर चीज का स्टॉक रखना है। क्या सबका EOQ बनाऊं? क्या मैं सबका जो है रीऑर्डर लेवल बनाऊं? क्या मैं सबका मिनिमम मैक्सिमम सबका बनाऊं? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बिजनेस स्टडीज जो आपने पढ़ा था, हर चीज की जरूरत थी। अगर आप सब कुछ को मैनेज करना शुरू करोगे तो एट द एंड कुछ ही मैनेज नहीं कर पाओगे। ये एक बेस होता है। अगर आप सब कुछ मैनेज करना शुरू करोगे, सब कुछ अगर परफेक्शन पे जाओगे, आप कुछ ही मैनेज जो है नहीं कर सकते। प्रायोरिटी बनाओ।
प्रायोरिटी जो है होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है उसको मैनेज बहुत अच्छे से करो, जो कम क्रिटिकल है उसको थोड़ा सा आप जो है छोड़ना जो है शुरू कर सकती हैं। जैसे आपकी लाइफ की बात करें, इस समय आपको पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है। अगर आप सब कुछ परफेक्शन पे जाओगे नहीं, प्रायोरिटी आपको जो है बनानी चाहिए। और प्रायोरिटी मेरा शायद मानना वही है, मंडे टू सैटरडे पढ़ाई की प्रायोरिटी होनी चाहिए, एवरी संडे एंजॉयमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका लाइफ बैलेंस जो है होगा। और आपकी स्टोरी क्या है? आपकी इंजॉयमेंट ही प्रायोरिटी है, इंजॉयमेंट ही प्रायोरिटी होती है। इस चक्कर में आप चाहते हो इंजॉयमेंट भी मेरे को करना है, पढ़ना भी है, इसलिए ना तो आप पढ़ पाते ना आप इंजॉय जो है कर पाते। भी दोनों को मैनेज कैसे करोगे, ये आपको डेली बेस पर प्रायोरिटीज जो है रखनी चाहिए। तो कह रहे हैं सिंस द कंपनी डील्स विद वैरायटी ऑफ मटेरियल, कह रहे हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, it is very difficult to give equal importance. It is very difficult to give equal importance to every material. सारे मटेरियल का EOQ रीऑर्डर लेवल बनाना इतना भी इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। Therefore, company must prioritize various material। और हम भी यही काम करते हैं, किसका स्टॉक ज्यादा रखना है, किसका स्टॉक कम रखना है, किस पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है, किस पे कम करनी है, प्रायोरिटी के हिसाब से सारा काम जो है चलता है। लो जी, तो वही चेक करें। इसके 3 अलग अलग सोच हैं। फर्स्ट इज ABC एनालिसिस, सेकंड इज VED एनालिसिस, थर्ड इज FSN एनालिसिस। तो तीनों अपनी अपनी सोच है। फर्स्ट एनालिसिस डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, भाई कितनी कैपिटल आप ब्लॉक जो है करना चाहते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलता है। तो फर्स्ट लिखें ABC एनालिसिस, क्योंकि सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट कह रहे हैं भाई कैपिटल के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी जो है होनी चाहिए। तो कह रहे हैं द कंपनी शुड कैटेगराइज इट्स मटीरियल, into 3 categories based on total investment, तो वे कह रहे भी आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कैटेगरी जो है बनाएं। तो कह रहे भी 3 कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। तो कह रहे हैं कैटेगरी A, तो भी A कैटेगरी should hold around 70% value of total investment। तो मैंने कहा भी आपकी टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट लगती है उसका 70% ए कैटेगरी में जो है आपको रखना चाहिए। तो कह रहे 70% को कंट्रोल हम अच्छे से जो है करेंगे। उन्होंने कहा बी कैटेगरी शुड होल्ड अराउंड अप्रोक्सीमेट अराउंड नेक्स्ट 20% value of total investment। तो बी कैटेगरी पर आए तो उन्होंने कहा 70 के बाद नेक्स्ट 20% जो है उसको हम बी कैटेगरी मानेंगे। और सी कैटेगरी शुड होल्ड अराउंड remaining 10% value of total investment।
टोटल इन्वेस्टमेंट का लास्ट जो 8, 9, 10% जो आता है उसको सी कैटेगरी में हमें रखना जो है चाहिए। और उन्होंने वही कहा, कह रहे हैं strict inventory control must be exercised for A category. Strict inventory control must be exercised for A category. कह रहे हैं moderate for B category, and least control for C category. Least control for C category. ये बात क्लियर है? तो वही सोच के बताएं, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप मेटल भी खरीद रहे हो, प्लास्टिक भी खरीद रहे हो, ग्लासेस भी खरीद रहे हो, आप रबड़ भी खरीद रहे हो, और आप पेच भी खरीद रहे हो, छोटे नट एंड बोल्ट्स भी खरीदो। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में लगती होगी? हाँ जी, मेटल में। मैंने कहा सबसे इन्वेस्टमेंट किस में लग रही है? मेटल में जो है लग रही है। हमने कहा जो पेच आप ले रहे हैं, छोटे मोटे नट एंड बोल्ट्स ले रहे हैं, वो तो क्या है 50 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे का आ रहा है। तो कह रहे उसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट है? तो नॉर्मली का भी आपकी जो ए कैटेगरी है, मे बी उसके अंदर मेटल, प्लास्टिक, रबड़ जो आ रहा होगा, कह रहे पूरी गाड़ी का जो सारा खर्चा है वो किस पे आ रहा होगा? मेटल, प्लास्टिक, रबड़ पर आ रहा होगा। उसका तो ईओक्यू बनाना चाहिए, उसका रिऑर्डर लेवल बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। फिर मेरे को लगता है नेक्स्ट 20% पे वो जो सीट है, सीट पे जो फॉर्म लग रहा है आपका, मे बी कॉटन लग रहा है, वो शायद मॉडरेट पर आ रहा होगा। और लास्ट में छोटे मोटे जो पेच हैं वो मेरा सी कैटेगरी में जो है आ जाएगा। तो मैंने कहा वो सी कैटेगरी, तो सी कैटेगरी पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेन आपको सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं मेटल खरीद रहा हूं उसका स्टोर कैसे जो है रखना है। जो आपके पेच होते हैं वो तो छोटे से डब्बे में आ जाते हैं, कई बार आप डब्बे में वैसे कोई कार्टन पड़ा होता है उसी में जो है आप डाल देते हैं। तो उन्हें कहा भाई ए कैटेगरी को आप बहुत अच्छे से संभालना, बी पे मॉडरेट काम कर लो, और सी को तो इग्नोर करते जो है आप चले जाएं। कंफर्टेबल है? और इसी पर एक न्यूमेरिकल या तो थियरी पेपर में आती है या फिर न्यूमेरिकल जो है आता है। तो एग्जांपल नंबर 1, तो भाई एबीसी की बात करें, एग्जांपल नंबर 1, और कह रहे हैं ड्रॉ प्लान फॉर एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। ड्रॉ अ प्लान फॉर एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। ये सारा काम आपकी कंसल्टेंसी का या खुद के बिजनेस में आप यूज करते हैं। क्लाइंट कई बार आपसे पूछता है कि सर हमें किसका ईओक्यू बनाना चाहिए, क्या हमारा सिस्टम जो है रहना चाहिए, तो आप उनको ये रिपोर्ट जो है बनाते हैं जिसकी आपको फीस जो है मिल जाएगी। तो भाई चेक करें, आपको गिवन है आइटम्स ए बी सी डी ई और एफ। कह रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स या पूरे साल की डिमांड, पूरे साल की कंजम्पशन, वो कह रहे हैं 5000, 250, 1500, 700, 200 और 50। और इनका यूनिट प्राइस गिवन है। यूनिट प्राइस 1 रुपए का है। मे बी नट एंड बोल्ट्स होंगे, 5000 बोल्ट लगते हैं पर 1-1 रुपए का काम होता है। इसका प्राइस है 30 रुपए, इसका प्राइस है 12 रुपए, इसका प्राइस है 17 रुपए, इसका प्राइस है 50 रुपए, इसका प्राइस है 125 रुपए। ठीक है जी। तो भाई हमें करना क्या है? भाई हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग जो है करते हैं। तो एक सवाल मैं कराऊंगा, फिर एक सवाल आपको जो है करना होगा। तो भाई लिखिए स्टेटमेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड रैंकिंग। तो बात अब ये है, हम निकालेंगे भी टोटल इन्वेस्टमेंट आखिर हम कितनी कर रहे हैं और हर आइटम पर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके हिसाब से हम रैंकिंग करना जो है शुरू करेंगे। तो भाई फर्स्ट मैंने लिखा आइटम, उसके बाद वही मेरे को करना है
इसके कितने यूनिट्स हमारे फैक्ट्री में लगते हैं, यूनिट का प्राइस कितना है, प्राइस पर यूनिट, उसके बाद मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी जो है लगी, फिर मैंने निकाला परसेंटेज और फिर मैं निकालता हूं रैंकिंग। तो भाई आइटम नंबर ए, बी, सी, डी, ई और एफ, फिर से मैं लिखा यूनिट है 5000, 250, 1500, 70 है, 700, 200 और 50। लो जी, और आपको यूनिट प्राइस गिवन है 1 रुपी, 30 रुपीज, 12, 17, 50 और 125। अब करना क्या है, अगर ये मान लो A है, ये मान लो B है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो है करें तो बताओ जी A में कितने रुपए लगेंगे, 5000 रुपए। A में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हमारी लगेगी, 5000 रुपए। B में कितनी लगेगी, 7500 रुपए। C में कितनी लग रही है, 18000। ऐसी D में कितनी लग रही है, 11900। ई में कितनी लग रही है, 10,000। एफ में कितनी लग रही है, 6250। तो बताओ जी टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हुई, 58,650। तो भाई मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 58,650। और अब निकालो परसेंटेज, उसमें परसेंटेज क्या निकालोगे, हमने कहा भाई 5000 रुपए आउट ऑफ 58,650 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 डेसिमल, 4 डेसिमल या 2 डेसिमल तक चलो ले लेना। 8.525 तो 53 ले लो। तो भाई 8.53। ऐसे नेक्स्ट क्या है, 7500 डिवाइडेड बाय 58,650 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो भाई कितना आ रहा है, 12.79%। ऐसे ही नेक्स्ट 18,000 डिवाइड बाय 58,650 मल्टीप्लाई बाय 100, 30.69। 30.69 ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट बताओ, 20.29। ऐसी नेक्स्ट बताएं, 17.05%। ऐसी नेक्स्ट बताओ, 10.656 तो 66%। और एक बार टोटल करना, ये टोटल चेक करो कितना आ रहा है, एक बार टोटल करके चेक कर लो, पूरा 100 आ रहा है। बस ये नीचे लास्ट पे पूरा 100 आना चाहिए, अगर कुछ हो तो राउंड ऑफ कहीं ना कहीं कर देना। तो पूरा 100% जो है आना चाहिए, पूरा 100% जो है आना चाहिए, ठीक है जी। अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बताओ कहां पर लग रही है, सी। इसकी रैंकिंग करी 1, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सी पर लगी। फिर सेकेंड रैंकिंग डी, फिर बताओ थर्ड रैंकिंग ई, फिर बताओ फोर्थ रैंकिंग आपने कहा बी, बताएं जी फिफ्थ रैंकिंग एफ, और हमने कहा सिक्स रैंकिंग ए। यदि बात क्लियर है, तो भाई हमने रैंकिंग करी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे लग रही है, सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर बी पर, फिर एफ पर और ए पर। लो जी, और अब आगे बढ़े और हमने कहा एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल, एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। लो जी, और अब हम बता रहे हैं एक कैटेगरी में किस किस को लाना है, बी कैटेगरी में अपन को किस किस को लाना है, और सी कैटेगरी में किसको जो है लाना है। तो फर्स्ट इज कैटेगरी, उसके बाद अपन लिखेंगे रैंकिंग,
रैंकिंग के बाद हम लिख रहे हैं आइटम, आइटम नंबर कौन सा है, उसके बाद हम लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इस आइटम पर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, और साथ ही साथ हम लिख रहे हैं परसेंटेज, साथ ही साथ हम लिख रहे हैं परसेंटेज। तो मेरे को लगता है अब लॉजिकली आप शायद ये कर पाओगे। तो भाई अब सबसे पहले हमारी कैटेगरी कौन सी, ए कैटेगरी। अब बताओ जी ए कैटेगरी में सबसे पहले किस आइटम को लें जिसकी रैंकिंग 1 है, रैंकिंग 1 आइटम नंबर सी, रैंकिंग 1 आइटम नंबर सी। तो रैंकिंग 1 आइटम नंबर सी, इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट हमने करी, 18,000, और कितना परसेंटेज हो गया, 30.69। तो भाई 30.69% हमारा यहां पर आया। एक कैटेगरी में कहां तक जाना है, 70% के आसपास। तो अभी तो 30% हुआ, तो रैंकिंग नंबर 2 को भी ले ले। रैंकिंग नंबर 2 ये हमारा किसका है, हाँ जी रैंकिंग नंबर 2 किसका है, डी, और कितना अमाउंट लग रहा है, 11,900, ये कितना आ रहा है, 20.29%। तो भाई चेक करें 20.29%, अभी तो कितना हो गया, 50 पॉइंट आपका शायद 50 या 51% के आसपास जो है हो गया। तो अभी तो 51, कहां तक जाना है, 70 तक। तो एक और ले लें, आपने कहा एक और ले लेते हैं। थर्ड रैंकिंग किसकी है, ई, थर्ड रैंकिंग किसकी है, ई, और 10,000 रुपए इस पर लगेंगे। 17.05% जो है हमारा आया। अब मैं एक बार टोटल जो है करना चाहूंगा, 30.69 प्लस 20.29 प्लस 17.0 आपका 5, ये कितना आ रहा है, 68.03। लो जी 68.03 पर आ गए। मुझे कहां तक जाना है, रफली 70 मिनिमम, रफली 70। अब ये डिसीजन आपको लेना है नेक्स्ट आइटम लेकर कहां तक पहुंच रहे। तो एक बार अब मैं चेक कर लेता हूं, अगर मैं आइटम नंबर 4 लूं, आइटम नंबर 4 अगर मैं लेता हूं, आपका आइटम 4 अगर मैं यहां पे बी लेता हूं, इसका परसेंटेज आइटम 4 कितना है, 12.79। अब आप मुझे बताओ इसको लूं या ना लूं। अगर इसको लेता हूं 12.79 हो गया, ये पहुंच गया 80.82। मेरे को 70 के आसपास रहना है। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको लेता हूं तो 80.82 पर आया, छोड़ता हूं 68 पर रहता हूं, तो मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको इग्नोर कर दे। तो भाई ये गैप देख लेना, इसका गैप है 2% का, ये तो 10% गैप आया। तो भाई हम इसको जो है इग्नोर जो है कर देंगे। भाई रफली मेरे को 70% के आसपास जो है रहना है। तो मैंने कहा एक कैटेगरी में मैं 3 प्रोडक्ट लूंगा, सी, डी और ई, इनका EOQ, इनका रीऑर्डर, इनका सब कुछ जो है बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरा रफली 70, ये कितना था, 68.03 इतना परसेंट है। तो अगर 3 चीजों को संभालता हूं, मेरा रफली 68% कैपिटल को मैं संभाल लेता हूं। और ये टोटल करके बताओ ये कितना आया, 39,900। ठीक है जी। अब आते हैं कैटेगरी बी, इस पे चलना है मॉडरेट। तो भाई रैंकिंग नंबर 4, हाँ जी इनको माइक जो है एक बार दे दें, तब तक बढ़ते हैं। रैंकिंग नंबर 4 मेरा बी 7,500, इनको माइक जो है दे 7,500, और इसका परसेंटेज कितना है, 12.79। 12.79, हाँ जी बेटा। सर अगर जैसे उसकी परसेंटेज अभी 80 आ रही थी, हाँ जी, तो 10 का गैप आ रहा था। हाँ जी, अगर वो 72 उधर आ के रहा था आसपास होती 2 तो- का गैप, इसमें रफली आ रहा था 10 का गैप। अगर मतलब उसमें 2 का गैप आ रहा है, हाँ जी, एंड उधर भी 72 या 73 होता हाँ। अब बस यही बात है, मैं कहूँगा मिनिमम पे चलना। अब वही बात है सर, यहाँ पर 2 का गैप आ रहा था, सर यहाँ पर 4 का गैप आए, मैं अभी भी इसको लेके चलूंगा। सर यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, मतलब ये 68 और ये बन रहा है 71। तो फिर क्या करना है, भी जो लोअर है, तो अगर इसमें 1 का गैप है, मैं इसको जो है ले लेता। इतनी सी बात है। आप कह रहे हैं सर दोनों में एग्जैक्ट 2 का गैप है, ये डिसीजन आपका है। क्योंकि मैंने कहा ना यहां पर फॉर्मूला नहीं है, आपको बिजनेस करना है, आपको लगता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, कर लेना।
आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, जिसमें गैप कम हो उसको जो है आपको पकड़ना जो है चाहिए। तो यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, इंक्लूड मैं नहीं इंक्लूड कर लूंगा। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, उसके हिसाब से इंक्लूड जो है नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपका एक सब्जेक्टिव जो है रहेगा। जैसे अब चेक करें, ये 12% पर आया, मेरे को 20 के आसपास जाना है, तो अब रैंकिंग नंबर 5 पर आऊं, रैंकिंग नंबर 5 पर आऊं तो 5th रैंकिंग मेरी कौन सी है, ये आपकी आ रही है F और 6250 और ये मेरा कितना आ रहा है 10.66। अब ध्यान से सोच के बताओ, अब अगर इन दोनों को टोटल करता हूं तो सोच के बताओ 12.79 प्लस 10.66 ये आ गया कितना 23.45। 20 एक्सीड हो गया। और अगर मैं इसको नहीं लेता तो बताओ 20 में से माइनस करो 12.79 तो ये गैप आ रहा है 7.21 का। अगर नहीं लेता 7.21 का गैप है, ले लेता हूं 3.45 का गैप है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। ये बात समझ आती है। तो मैंने कहा बस गैप चेक कर लो, तो मैंने कहा रफली, तो मैंने कहा इसको जो है अपन को ले लेना चाहिए। तो भाई ये कितना आ गया 23.45। तो मैंने कहा मॉडरेट किस पर रखेंगे, बी और एफ पर। और लास्ट मेरा सी कैटेगरी ये है 6 और इसमें आइटम नंबर शायद आ रहा है ए और ये कितना है 5000, ये कितना आया 5000 और उस पर मेरा कितना है 8.53। तो भाई 8.53 पर जो है हम आ जाते। ठीक है, इसको यहाँ पे टोटल कर लेना 13,750, ये आपका आया 5000, ये आपका आया 8.53%। ठीक है जी, लो जी, क्या ये अच्छे से कर लोगे? ये बहुत रेयर केस में, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ईओक्यू स्टॉक लेवल, उसकी आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि इसको इग्नोर कर देना, क्यों? जिस दिन ये आएगा उस दिन ईओक्यू नहीं आएगा। 5 नंबर का सवाल जो है ये आपका बनता है। ठीक है, चलो बस आज का आखिरी सवाल, अब ये आप मुझे कर कर बताएं और जो कॉन्फिडेंट हो स्टेज पर आ जाना। एग्जाम्पल नंबर 2, तो वे कह रहे हैं ड्रॉ अ प्लान फॉर एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। लो जी, तो भाई ये सवाल अब आप कर लें। तो भाई पेपर में अगर आएगा तो 5 नंबर पक्के। आइटम नंबर ऑफ यूनिट्स और यूनिट प्राइस, आइटम नंबर ऑफ यूनिट और यूनिट प्राइस। तो भाई ए बी साथ से कर लें, ए 10,000 यूनिट है और प्राइस है 58.50 पैसे। ठीक है जी, फिर आइटम नंबर बी 100 यूनिट है पर इसका प्राइस है 1500। 10,000 नट एंड बोल्ट हो सकते हैं 50-50 पैसे के, और ये प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, 1500 रुपए का प्राइस है। फिर आइटम नंबर सी 2500 यूनिट चाहिए, 10 रुपए का प्राइस है। आइटम नंबर डी 1000 यूनिट चाहिए, 19 रुपए का प्राइस है। आइटम नंबर ई 800 यूनिट चाहिए, 6 रुपए का प्राइस है। आइटम नंबर एफ सिर्फ 4 यूनिट चाहिए पर 7,000 रुपए का प्राइस है, 7,000 रुपए का प्राइस है। फिर जी 6,000 यूनिट्स चाहिए, 3 रुपए का प्राइस है। फिर एच 300 यूनिट चाहिए, 5 रुपए का प्राइस है। और फिर आखिरी 3 आई जे के। तो भाई आई कह रहे हैं 640 यूनिट चाहिए, 3 रुपए का प्राइस है। जे पर 900 यूनिट चाहिए, 8.50 का प्राइस है। और लास्ट सिर्फ 6 यूनिट चाहिए पर प्राइस है 4,200 रुपए, प्राइस है 4,200 रुपए। ठीक है जी, चलो अब ये आप करके और जो भी कॉन्फिडेंट हो स्टेज पर आकर सॉल्व जो है कर दीजिए। हाँ जी, सीधा आना चाहते हो स्टेज पर?
या एक बार सॉल्व कर लो, सॉल्व करके फटाफट जो है आ जाओ। हाँ जी, एक बार फटाफट सॉल्व करके जो है आप आ जाएं, तब तक मैं भी थोड़ा सा आपका लिख देता हूं। इंटर आसान है, बस सिलेबस ज़्यादा है, ये माइंड में जो है रख लेना। हर टॉपिक बहुत आसान है, बस होता वही है सिलेबस ज़्यादा है, लास्ट में मैनेज नहीं होता, साथ साथ मैनेज करते जाओगे तो इंटर पता भी नहीं चलेगा, खुशी खुशी अच्छे से जो है हो जाएगा। हाँ जी, जो भी सॉल्व कर ले फिर आप स्टेज पर जो है आ जाइएगा। हाँ जी, जिसने भी सॉल्व कर लिया हो और स्टेज पर आना चाहे फटाफट से आ जाए।
क्वेश्चन देखना है। हाँ जी, आंसर निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं? निकाल पा रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ। चलो जी, तो भी देखते हैं क्या इनका आंसर सही है या गड़बड़ है। आ जाए। तो भाई पहला काम वही टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है और परसेंटेज निकालनी है और रैंकिंग जो है देनी है। पहला आपने लिखा है 1.5 लाख। पहले गड़बड़ है। अच्छा, गलत लिख दिया है। इरेजर। अब पेन ले लें। हाँ जी, तो पहला आप कह रहे हैं 5,000, फिर आप कह रहे हैं 1.5 लाख, ये आपने कितना लिखा है 25,000, 25,000, उसके बाद 19,000, फिर 4,800, पेन को थोड़ा कम प्रेस करें तो सही आएगा, फिर 28,000, सही आ रहा है गलत जा रहा है? सही आ रहा है। फिर कह रहे हैं 18,000, फिर 1,500, फिर 1,920, फिर 22,250, 2,250 और फिर कह रहे हैं 25,200। सही है गलत है? वहां पे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया है। फिर तो सारा परसेंटेज आपका गड़बड़ हो गया होगा। चलो फिर किसी और को बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये गड़बड़ है तो परसेंटेज सारा गड़बड़ जो है, आप आना चाहते हो आ जाओ। तो भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ जो है हो गई है।
बस बात वही है कि अगर एक बार गड़बड़ हुआ, सारा परसेंटेज गड़बड़ हुआ, सारा परसेंटेज गड़बड़ होगा तो सारा सवाल गलत जो है हो जाएगा। सी एंटर आसान है, पर बस एक गलती अगर आप करोगे सीधा 0 जो है हो जाएगा। तो भाई यहां पर वो कह रहे हैं 7650, 7650, अच्छा 7650। पेन को कम प्रेस करना तो पूरा लाइट आ जाएगा। हाँ, तो भाई 2,86,070 सही है गलत है? सही आ रहा है। चलो परसेंटेज 2 डेसिमल पर लेकर चलना। तो परसेंटेज 2 डेसिमल पर जो है अगर आप लेंगे तो 1.75। पेन को मैं रुको, मैं आपको थोड़ा लाइट कर देता हूं। लो जी, फिर 58.43 आप कह रहे हैं, 8.79 जो है आप शायद दे रहे हैं, 6.64, 1.68, 9.8, 6.29, 0.52, 0.67, 2.67, 8.80। सही है गलत है? सही है। टोटल करके देख लिया, 100 आ रहा होगा। हाँ भाई टोटल जरूर चेक कर लेना। टोटल 100 जो है, अच्छा 81, हाँ राउंड ऑफ कर देना तो भी 81 पे में भी आ रहा होगा। और अब रैंकिंग 8, 1, 4, 5, 9, 2, 6, 11, 10, 7 और 3। सही है गलत है? सही है। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ें। अगर ये सही है तो उम्मीद करता हूं एबीसी कंट्रोल भी सही जो है आ जाएगा। तो ये पहले कैटेगरी ए पर जो है हम आ जाएं। तो कैटेगरी ए से शुरू किया, पहले रैंकिंग 1, आइटम नंबर बी, और 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लग रही है, 52.43%। सही है, ठीक है। तो हमें 70 के आसपास जाना है। सेकंड रैंकिंग भी लेते हैं, आइटम नंबर एफ, 28,000 की इन्वेस्टमेंट लग रही है और 9.8, तो 61 है, 61 है। अब चेक करें, इन्होंने थर्ड आइटम भी लिया है 25,200 और नेक्स्ट आ रहा है 8.81। अच्छा ना, यहीं पर टोटल भी कर दिया 71.04। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो लास्ट में राउंड ऑफ किया होगा 8.81। ठीक है, आपका वो राउंड ऑफ में हो जाता है 2 डेसिमल 3 डेसिमल, तो 71.03 या 04 के आसपास जो है आ रहा होगा। तो 70% के आसपास हम आ गए। फिर कैटेगरी बी में रैंकिंग 4 से शुरू किया, 25,000, 8.74। फिर आइटम नंबर डी पर आए, 19,000, 6.64, 8 और 6, 14, 15 है। अभी एक शायद और ले सकते हैं, 18,000, 15 पे आ गए। अच्छा ये आ रहा है 6.29। ठीक है जी, तो ये टोटल आप कर रहे हैं, ये कितना आया 21.67। सही है गलत है? सही है। ठीक है, 20 के आसपास आगे छोड़ते तो 15 रहता, तो गैप ठीक है, 21% के आसपास आए। उसके बाद फिर कैटेगरी सी, तो भाई 7650, सिर्फ 2%, 2.67 की इसकी वैरायटी है। फिर रैंकिंग 8, आइटम नंबर ए, 5,000 और 1.675 की इनकी जो है परसेंटेज आ रहा है। फिर आइटम नंबर 9 ई, 4,800 और 1.68% ये आ रहा है। फिर आइटम नंबर आपका रैंकिंग नंबर 10, आइटम नंबर आई, 1920, 0.67% जो आ रहा है। और शायद लास्ट रैंकिंग 11, आइटम नंबर एच, 1500, 0.52 जो है वो शायद आ रहा है। हाँ, और अगर टोटल करेंगे 7.29 जो है आ रहा है।
हाँ जी, सही है गलत है? सही है। तो एक बार जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए, तालियां जोरदार जो है होनी चाहिए। ठीक है जी। पेपर में अगर आएगा तो 5 नंबर का सवाल आना चाहिए। 10 मिनट आप क्या सोंगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छे से जो है कर लोगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।